और आइए अब आगे बढ़ेंगे, जहां चुनावी संग्राम में यूपी के दो लड़कों की चर्चा खूब होती है। बीजेपी की तरफ से भी इसका जिक्र कर बार बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर हमला किया जाता है। आज भी यूपी के ये दो लड़के चर्चा में हैं। आज अखिलेश यादव कन्नौज से नामांकन करने वाले हैं और वहीं चर्चा यह भी है कि राहुल गांधी फिर एक बार अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। 1 से 3 मई के बीच राहुल गांधी नॉमिनेशन करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो देखिए दो तस्वीरें, कन्नौज से अखिलेश यादव अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे आज, और दूसरी तरफ अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी इसकी घोषणा होनी बाकी है, लेकिन अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, इसकी चर्चा जोरों से चल रही है। तो एक तरफ अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिनके नॉमिनेशन का इंतजार कन्नौज से आज अखिलेश यादव अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, यह कंफर्म हो चुका है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। अखिलेश के खिलाफ बीजेपी की तरफ से सुब्रत पाठक मैदान में होंगे। सुब्रत पाठक अभी कन्नौज से सांसद हैं और आज सुब्रत पाठक नामांकन करने वाले हैं। और नामांकन से पहले सुब्रत पाठक ने एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अखिलेश की उम्मीदवारी पर सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश को लगता था कि किसी को भेजकर मुझे हरा देंगे, लेकिन उनका घमंड टूट गया। मौजूदा सांसद और लोकसभा के प्रत्याशी सुब्रत पाठक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुब्रत जी, तैयारियां किस तरह की चल रही हैं? अब कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव चूंकि मैदान में आ गए हैं तो ये मुकाबला दिलचस्प हो गया है। हाँ, तो हम पहले ही कह रहे थे अखिलेश जी आप आओ तो यहाँ लड़ाई होगी, तो लड़ाइयाँ नहीं होगी। अब अखिलेश जी को घमंड था, हम किसी को भेज देंगे और सुब्रत पाठक को हरा देंगे, तो उनका घमंड टूट गया। जब उनने क्या नाम यहाँ भेजा तो उनके कार्यकर्ताओं ने उनको ज़मीनी हकीकत बताई गई, तो जमानत भी नहीं बचा पाएगा। तो कुल मिलाकर हमने भी कहा था अखिलेश जी आपके अलावा कोई आएगा, जमानत भी नहीं बचेगी। और समाजवादी पार्टी का हकीकत थी कि यदि अखिलेश ये आते तो यहाँ के लोग जानते हैं, आपके पत्रकार साथी भी जानते हैं अच्छे से कि समाजवादी पार्टी 80-90% मेरे साथ खड़ी होती। तो कुल मिलाकर अखिलेश जी इस चीज़ को भांप गए, उनको समझ में आ गया कि अगर वो नहीं जाएंगे तो 80-90% बूथों पर समाजवादी पार्टी का बस्ता भी नहीं लगेगा और इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो अब समाजवादी पार्टी का अस्तित्व बचाना है तो अखिलेश यादव को स्वयं आना पड़ेगा। आए, बचेगा अस्तित्व? जनता तय करेगी, मुझे तो नहीं लगता। आजमगढ़ गढ़ कहा जाता था समाजवादी पार्टी का, इसके अलावा मैनपुरी है, फिरोजाबाद है, इनको कहा था कि ये समाजवादी पार्टी के गढ़ है और इसी में कन्नौज का नाम भी लिया जाता है। एक बार अखिलेश यादव कहना कि एक बार हम ये सीट हमारे यहाँ से निकल गई, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, फिर से हम अपने गढ़ पे जो है उस समाजवादी पार्टी का झंडा फहराएंगे। देखो, सांप्रदायिक तुष्टीकरण और जाति विभाजन की राजनीति कुछ समय तो चलती है, बहुत अधिक समय तक नहीं चलती। क्या मिला? तुमको सत्ता मिल गई, तुमने सत्ता के तंत्र पर एक लुटेरों का एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, तुमने एक गांव तक माफिया, एक आतंकी बैठाल दिया और उस आतंकी माफियाओं के दम पर तुम वोट को कन्वर्ट करने लगे। तो इस प्रकार की राजनीति बहुत दिन नहीं चलती। आज देखो, आज योगी आ गए, गांव माफिया ख़त्म कर दिया। तो कुल मिलाकर अब जब माफिया ही नहीं रहा तो समाजवादी कहाँ रहेगी? तो वही समाजवादी पार्टी का तो अस्तित्व ही अपराधियों से है। जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। तो कुल मिलाकर जब अपराधी नहीं रहेंगे तो समाजवादी कहाँ रहेगी? आप देखो, अब जो अखिलेश जी को भ्रम है शायद कि गुंडे वोट दिलाते हैं, लेकिन वो समय चला गया जब गुंडे वोट दिलाते थे। जब आपकी सरकार थी तब ये गुंडे पावर में होते थे। एक गुंडा कहीं ना कहीं एक इंस्पेक्टर से ज़्यादा हैसियत रखता था, तो इसलिए उस गुंडे की चलती थी, गुंडा वोट कन्वर्ट करा देता था। अब नहीं है, गुंडे को कोई देखता है? अब तो आम आदमी भी गुंडे का कंटाप मारता है झाड़ से। सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं अखिलेश यादव, भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था। ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी, कैसी क्या मजबूरी जिसको कहा जाए कि अखिलेश यादव को खुद चुनाव मैदान में आना पड़ा? कोई मैसेज देना चाहते हैं अखिलेश यादव? नहीं, कोई मैसेज नहीं। देखो, अब उनकी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव आ रही हैं तो स्वाभाविक है कि हम लोगों में, खासकर हमारे इस तरफ, अब जहाँ भाई हम हैं वहीं से तो पास में ही अखिलेश भी हैं सैफई से, तो हम लोगों की तरफ जब महिला चुनाव लड़ती है तो पुरुष से ज़्यादा प्रतिष्ठा लग जाती है। तो आप स्वाभाविक है उनकी धर्मपत्नी जब यहाँ से चुनाव हार गई तो उनको अंदर से पीड़ा हुई होगी, तो इसीलिए उनको लगता है कि अब यहाँ पर इनको हराना है। तो देखा जब कोई नहीं हरा सकता, अच्छा जब डिम्पल ही हार गई तो फिर और कौन लड़ेगा? लड़ने वाला बच्चा है। अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतर। तो ये थे सुब्रत पाठक, बीजेपी के उम्मीदवार हैं कन्नौज से, और जिनकी सीधी टक्कर होगी अखिलेश यादव से। अब देखिए, अखिलेश यादव ने यह दावा किया है कि जीत इंडिया गठबंधन की होगी।
सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है जी, और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। एनडीए को एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, और बड़ी खबर यह है कि नामांकन के लिए अखिलेश यादव निकल चुके हैं। आज कन्नौज से अखिलेश यादव नामांकन भरने वाले हैं, और नामांकन के लिए अखिलेश यादव निकल चुके हैं। तो आज नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं अखिलेश यादव कन्नौज सीट से, जिस पर पहले उन्होंने तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब कन्नौज से वो खुद चुनाव लड़ेंगे और अब वो नामांकन के लिए निकल चुके हैं। एक बार फिर स्वागत आप सभी का। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। देखिए, चुनावी संग्राम में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर नया प्रहार किया। पीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने 1 ईयर 1 पीएम का फॉर्मूला बनाया है। अब विपक्ष ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि पीएम के बयान का मतलब ये है कि उन्होंने हार मान ली है। समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि इस हताशा में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, 5वें साल 5वां पीएम। बताओ भाई क्या होगा देश का? जो एक ऊपर बैठेगा ना, 4 लोगों को कुर्सी की टांग पकड़ करके बैठ जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे कि इसका साल पूरा कब होता है। जो रील्स में सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कहते हैं, उस पर इंडी गठबंधन बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। तो दुनिया के लोग मजाक उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? तो दुनिया में देश का जो आज नाम बना है वो धड़ाक से नीचे आएगा कि नहीं आएगा? प्रधानमंत्री ने मान लिया कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। अभी तक तो 400 पार कर रहे थे। पहली बार वो मान गए कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। अब ऑक्शन की बात बता रहा हूं आपको। प्रधानमंत्री की कुर्सी ही नहीं, पूरे देश को नीलाम करने का काम भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सब निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, बौखला चुके हैं। तो जब बौखला चुके हैं तो ऊट-पटांग बातें करेंगे। स्वागत है आपका। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा सचदेवा। दूसरे दौर के चुनाव के लिए कल 88 सीटों पर वोटिंग है। आगे के दौर के लिए आज भी प्रचार के मैदान में हर पार्टी के बड़े नेता चुनाव के मैदान में होंगे। एबीपी न्यूज पर लगातार आपको हम चुनाव की हर खबर, हर तस्वीर दिखा रहे हैं। चुनाव के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दें। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। 1 से 3 मई के बीच राहुल और प्रियंका का नामांकन हो सकता है। जल्द ही गांधी परिवार इस पर मुहर लगा सकता है और औपचारिक ऐलान हो सकता है। तो बड़ी खबर, रायबरेली से प्रियंका और अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। तो फिर एक बार अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की खबर पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी के बड़े नेता गजेंद्र शेखावत ने कहा कि उन्हें पता लग गया है कि वो वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अमेठी की बात हो रही है। कल राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। उन्हीं में से एक है जोधपुर की लोकसभा सीट, जहां से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत उतरे हैं चुनावी मैदान में। और देखिए, क्योंकि वैसे तो जो चुनाव प्रचार बंद हो चुका है, लेकिन 1 on 1 यानी कि डोर टू डोर कैंपेन जरूर हो सकता है, और फिलहाल गजेंद्र शेखावत वही कर रहे हैं। वक्त कम है, काम ज्यादा है, और उसी कड़ी में जो है एक मतदाता से मिलने की कोशिश है इस कम वक्त के दौरान भी। और ये जो है इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए वकीलों के बीच में पहुंचे हुए। देखिए, जो तमाम समर्थक हैं, जो मतदाता हैं, उनके बीच में पहुंचने की कोशिश है। गजेंद्र जी, वैसे चुनाव प्रचार तो बंद हो चुका, लेकिन आखिरी कुछ घंटे काफी महत्वपूर्ण एक मतदाता तक पहुंचने के लिए। देखिए, ये हमारे अधिवक्ताओं का परिवार है, और विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति के समय से लेकर अब तक सभी से मेरे आत्मीय संबंध रहे। हम सब लोग साथ में पढ़े हैं, साथ में बड़े हुए हैं, साथ में हमने सबने काम किया है। मैं एक बार चुनाव से पहले सबको मिल करके सबको
जो है जिम्मेदारी के साथ में हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर के मतदान करें, मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं और देश को विकसित करने की आधारशिला रखने के इस यज्ञ में अपनी आहुति दें। इसके लिए सबको निवेदन करें। चुनाव प्रचार तो वैसे बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय मुद्दों पर हम आपसे बात कर सकते हैं। तो राहुल गांधी अब अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने की तैयारी की चर्चा चल रही है। अभी देखते जाइए, वायनाड में हार तय हो गई है, इसलिए दूसरी जगह जाने की तैयारी हो गई। लेकिन उनका ये कहना है कि वापस अपने घर की तरफ जो है और मांग ये की जा रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, इस वजह से हम वहां पर आ रहे हैं। इस तरीके की चलिए, मैं कह रहा हूँ ना, अभी तो सिर्फ चर्चाएं हैं, चर्चाओं को जो है साकार रूप लेने दीजिए, फिर इस पर बात करेंगे। प्रणाम। और इसके अलावा पीएम के लिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपत्तिजनक शब्दों का मंचों से, ये उनकी संस्कार हैं और उनको जैसे संस्कार उनके डीएनए में मिले हैं कांग्रेस पार्टी के, वो उसी तरह से आचरण और व्यवहार करेंगे। और देखिए, इस वक्त यहाँ पर 1-on-1 ये जो तस्वीरें इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एक मतदाता तक पहुँच करके उसका समर्थन हासिल करने की कोशिश है। तो ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त आखिरी कुछ घंटों की हैं जब मतदान होना है, उससे पहले जो है यहाँ पर एक एक मतदाता तक पहुँचने की कोशिश है। वक्त कम है, काम ज़्यादा है। और रही बात जो है विपक्ष की, तो अरे हम लगातार बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि किसी भी मतदाता के लिए ये वक्त काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, लिहाजा उस वक्त का वो पूरा सदुपयोग कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से एक एक मतदाता से जुड़ने की सीधे कोशिश है और लगातार यही बताने की कोशिश है कि उनके बीच में पहुंचने वाले उम्मीदवार हैं जिन पर जनता 2 बार जिता चुकी है। देखिए सेल्फी का दौर भी यहाँ पर लगातार चल रहा है। और गजेंद्र जी भी, हाँ, 400 पार है। लोग पानी की समस्या कहते हैं, जोधपुर में खोते ही पानी आता है, कहाँ पानी? गजेंद्र जी, तो देखिए, अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी की खबर पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी खुद डरकर केरल भाग गए थे, वो ना इधर के हैं ना उधर के। तो अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की खबर पर बीजेपी के जो मंत्री हैं वो लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तंज कस रहे हैं। और अब गिरिराज सिंह का बयान आप सुनिए। राहुल गांधी तो खुद डर करके भाग गए, केरल भाग गए, अब फिर खोज रहे हैं जगह। ये रमखुदैया बन जाएंगे, न इधर के रहे सनम न उधर के रहे सनम। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए सियासी दलों ने पूरा जोर लगा रखा है। ताबड़तोड़ प्रचार हो रहा है, धुआंधार रैलियां की जा रही हैं। एक दल के नेता दूसरे दल के नेताओं पर वार कर रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं, जमकर जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। और सियासत में शब्दों की अहमियत सब बखूबी समझते हैं, लेकिन सब कुछ समझते हुए भी नेताओं की जुबान से ऐसे शब्द निकल रहे हैं जो कि विवाद की वजह बन रहे हैं, सेल्फ गोल जैसे साबित हो रहे हैं। बीते 24 घंटे के अंदर कांग्रेस को ऐसे ही 2 हालातों का सामना करना पड़ा है। पहले तो अमेरिका में बैठे गांधी परिवार के करीबी और ओवरसीज कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने संपत्ति को लेकर एक बयान दे दिया। ऐसा ही विरासत टैक्स के शिगुफे ने मौजूदा चुनाव में नया सियासी मुद्दा खड़ा कर दिया, कांग्रेस को इल्जामों और सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। एक तरफ तो कांग्रेस पित्रोदा के बयान पर सफाई दे रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के शब्द बाणों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कल ही राहुल गांधी महाराष्ट्र में थे। सोलापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने तू तड़ाक वाली भाषा के साथ पीएम मोदी पर निशाना साधा। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, एक जनसभा के दौरान उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल कर दिया। और दूसरी तरफ जो सैम पित्रोदा का बयान है, अब इन दोनों बयानों को लेकर कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो गई है, क्योंकि चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है और ऐसे में शब्दों की मर्यादा ये बखूबी समझी जानी चाहिए। लेकिन इस मर्यादा को तार तार करते हुए जो बयान सामने आए, वो अपने आप में कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बयान दिया था, उन्होंने भी सैम पित्रोदा के बयान पर कुछ कहा था, वो सबसे पहले हम आपको सुना देते हैं। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार
इस शाहबदीद परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। अब देखिए, पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी विरासत टैक्स की बात पर कांग्रेस को जोरदार तरीके से घेर रही है, तो कांग्रेस भी जोर शोर से बचाव में जुटी हुई है। साम पित्रोड़ा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए, अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज साम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार मुस्लिम लोगों का है। उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे, या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। पित्रोड़ा जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है कई दशकों से। वो हमारे दोस्त हैं, हमारे गुरु भी रहे हैं। इसका माने ये नहीं है कि जो वो कहते हैं उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस सहमत है। मैं साफ कह देना चाहता हूँ, इस मामले पे जो पित्रोड़ा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा। कांग्रेस की सोच एक तो देश को टुकड़े टुकड़ों में देखने की, और दूसरा खुद तो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन आपके परिवार के खून पसीने की कमाई को भी वसूली टैक्स लगाकर, वसूली टैक्स, ये इनहेरिटेंस टैक्स नहीं, इसको मैं वसूली टैक्स कहूंगा कांग्रेस का। जैसे कांग्रेस सत्ता में रहकर वसूली करती है, वैसे ही आपकी मौत के बाद भी वसूली टैक्स यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाने का सोच रही है। सैम पित्रोदा जी निहायत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही है ये अपने परिवेश में जहां पर वो रहते हैं उसके बारे में कही है। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी नहीं है।
अब देखिए सैम पित्रोदा के बयान पर सीएम योगी ने क्या कहा है। लोगों की संपत्ति पर कांग्रेस की नजर है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। विरासत टैक्स कांग्रेस की साजिश है, घुसपैठियों को संपत्ति देने की कोशिश है। ऐसा नहीं कि जो सैम पित्रोदा ने कल कही है बात 2011, 12, 13 में तत्कालीन जो मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनके द्वारा भी इन सब चीज़ों की वकालत बार बार की जाती थी। कांग्रेस जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत लोगों की, आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वह इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है और फिर इसको बांटेगा उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं। तो वह देश की कीमत पर राजनीति इन्होंने पहले से ये करते रहे हैं और विरासत टैक्स उसी का हिस्सा है।